हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी एट द लीगल। आज हम लोग मुस्लिम लॉ का ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हमने इद्दत के बारे में डिस्कस किया है। इससे पहले हमने दो वीडियो बना चुके हैं वसीयत और हिबा यानी गिफ्ट के ऊपर। तो मुस्लिम लॉ का ये तीसरा वीडियो है। अगर आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए जो कि दिख रहा है तो ये इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ताकि मैं आपको नोट्स ये प्रोवाइड कर सकूं। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग मुस्लिम लॉ के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इद्दत। इद्दत क्या है? एक अरबिक टर्म है इदा या इद्दत। ये क्या है? एक पीरियड है। एक पीरियड है, क्या चीज का पीरियड? वेटिंग का, मतलब इंतजार का समय है, काउंटिंग का। ईदा और इद्दत इज एन अरबिक टर्म मींस पीरियड ऑफ वेटिंग और काउंटिंग, जो कि एक मुस्लिम वुमेन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, रखा जाता है। जो शोकनुमा पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल किसी के हस्बैंड डेथ करने के बाद या फिर किसी के वाइफ और हस्बैंड के बीच में डाइवोर्स होने के बाद एक शोकनुमा पीरियड होता है जो डेथ के बाद होता है या फिर डाइवोर्स होने के बाद। तब उस समय मुस्लिम वुमेन को इद्दत को परफॉर्म करना होता है, यानी इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्या कहता है कि इट इज अ पीरियड ऑफ चैस्टिटी which a Muslim woman is bound to observe after the dissolution of her marriage due to death of her husband or by divorce she can lawfully marry again। या तो हस्बैंड के साथ उसका डाइवोर्स हो गया हो, ठीक है, या फिर उसके हस्बैंड डेथ कर गए हो, जिसके कारण उस महिला को, मुस्लिम महिला को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, इद्दत पीरियड के समय में अगर डाइवोर्स्ड वाइफ है या विडो वाइफ है, उन लोग को क्या है? सिंपल लाइफ और प्योर लाइफ जीना होता है। ठीक है, डाइवोर्स्ड वाइफ और विडो इज रिक्वायर्ड अ सिंपल लाइफ और लिव प्योर। ठीक है, लिव प्योर मतलब वो समझ गया कि आप किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन किसी के साथ बनाना हराम है, मतलब प्रोहिबिटेड है। ठीक है, सिंपल लाइफ जीना है, ज्यादा हाई फाई, ज्यादा दिखावटी नहीं। ठीक है, मुस्लिम लॉ प्रोवाइड्स दैट आफ्टर द मैरिज इज डिसॉल्व्ड, बोलता है मुस्लिम लॉ के अनुसार से अगर मैरिज जो है वो डिसॉल्व्ड हो जाता है इधर बाय डेथ ऑफ हर हस्बैंड और बाय डाइवोर्स, ठीक है, वुमेन को प्रोहिबिट किया गया है कि आप दोबारा रीमैरिज नहीं कर सकते तब तक जब तक इद्दत पीरियड एक्सपायर ना हो जाए। ठीक है, जितने भी पीरियड का इद्दत पीरियड होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब तक उसका एक्सपायरी नहीं हो जाता है, वो इद्दत पीरियड समाप्त नहीं होता है, तब तक मुस्लिम वुमेन प्रोहिबिटेड है, वो शादी नहीं कर सकती है, रीमैरिज नहीं कर सकती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था इद्दत के बारे में, जिसमें हम लोग देखे कि इद्दत को ईदा भी कहते हैं, अरबिक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ वेटिंग या काउंटिंग होता है, जो कि मुस्लिम वुमेन के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, ये रखा जाता है ड्यू टू डेथ ऑफ हर हस्बैंड और डाइवोर्स्ड होने के कारण। डाइवोर्स्ड और विडो जो वाइफ है उन लोग को सिंपल और प्योर लाइफ जीना है, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत दोबारा से रीमैरिज करना जो है वो अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग इद्दत क्या है, मतलब पर्पस क्या है कि इद्दत परफॉर्म करना मुस्लिम में। ठीक है, तो सबसे पहले टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर मैरिज जो डिसॉल्व हो जाता है, मैरिज खत्म हो जाता है या तो डिवोर्स के कारण या डेथ के कारण, और तुरंत ही कोई मुस्लिम वुमेन दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो इसके कारण क्या हो? अगर मान लीजिए कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये असर्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, या फर्स्ट वाले हस्बैंड का है या सेकेंड वाले हस्बैंड का है जिससे उसने शादी किया है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर समय के लिए इद्दत परफॉर्म किया जाता है। एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ डाइवोर्स और डेथ ऑफ अ हस्बैंड, इफ अ मुस्लिम वुमेन इमीडिएटली रीमैरिज and she become pregnant, then the question arise whether this child belong to the first one or the child to newly married one।
So to clear this confusion, she is required to observe the period of iddat during certain of period of time. यही सेम बात हमने कहा कि या तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाता है, हस्बैंड का डेथ हो जाता है या डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है, और वो दोबारा तुरंत ही शादी कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये बच्चा जो है प्रेग्नेंट हुई है वो किसका है, पहले हस्बैंड का है या सेकंड वाले हस्बैंड का है। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ समय के लिए, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इद्दत को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मर हस्बैंड। फॉर एग्जांपल इन द केस डेथ हो जाता है हस्बैंड को और तुरंत शादी करना ये एक उचित बात नहीं है, एक अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण क्या होता है, वुमेन जो है मॉर्निंग पीरियड में, शोकनुमा समय में, वो सिंपल और प्योर लाइफ ही जीना पसंद अच्छा रहता है, ठीक है। एक तरह का रिस्पेक्ट होता है अपने फॉर्मर हस्बैंड के लिए। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, पहला टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, टू, और दूसरा रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मर हस्बैंड। अब बोलता है कि अगर इद्दत के समय में मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अलग अलग लॉ में इसका क्या दिया हुआ है प्रावधान। तो मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, इद्दत के समय में अगर मैरिज करते हैं, रीमैरिज करते हैं, तो सुन्नी लॉ में इस तरह के मैरिज इरेगुलर मैरिज हो जाएगा और सिया में वाइड हो जाएगा, यानी सुन्नी हो जाएगा। सुन्नी लॉ में इरेगुलर होगा, यानी इरेगुलरिटी हटा दे तो वो वैलिड मैरिज हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग नहीं देखते हैं। उसके बाद सिया लॉ में ये वाइड हो जाएगा, यानी शुरू से ही खत्म रहेगा, सुन्नी रहेगा। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत अगर रीमैरिज कोई करता है तो सुन्नी लॉ में इरेगुलर और सिया लॉ में वाइड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपना कंसेप्ट देखते हैं कि प्लेस ऑफ ऑब्जर्विंग इद्दत, मतलब इद्दत कहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, यानी कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो बोलता है इट इज कंपल्सरी कि इद्दत जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, मुस्लिम वुमेन जो ऑब्जर्व करेगी वो अपने हस्बैंड के घर पे करेंगी जहां पे वो परमानेंटली उसके साथ रह रही थी, इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और द डेथ ऑफ हस्बैंड, ठीक है। अगर पहला हमने पढ़ लिया कि इट इज कंपल्सरी टू ऑब्जर्व दैट द पीरियड इद्दत पीरियड इन द सेम हाउस वेयर द वुमेन वॉज रिसाइडिंग परमानेंटली एट द टाइम ऑफ हर हस्बैंड डेथ और इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, ये तो क्लियर है। दूसरा बोलता है इफ अ वुमेन रिसीव द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डिमाइज वाइल शी वॉज ऑन जर्नी, यानी वो जर्नी के समय में, कहीं आ जाने के समय में, वो अगर उसको न्यूज मिलता है कि उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है, ठीक है, तो वो अपने घर इमीडिएटली जाएगी और वहीं पर इद्दत को परफॉर्म करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोवाइजो भी दिया हुआ है कि अगर वो जो है ऐसा जगह पे है, ऐसे जगह पे है जहाँ से उसको अपना घर रीच करना मतलब कि पॉसिबल नहीं है, तो वो फिर कहीं पे भी इद्दत का परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। बोलता है कि अगर एक शादीशुदा औरत जो है अपने मायके में है और उसको न्यूज मिलता है उसके हस्बैंड के डेथ के बारे में या फिर किसी भी तरह का, तो वो अपना ससुराल जाके इद्दत को परफॉर्म करेगी जल्द से जल्द, ठीक है। ये था प्लेस ऑफ ऑब्जर्विंग इद्दत, ये इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं रूल्स ऑफ इद्दत। क्या है रूल्स रिगार्डिंग इद्दत, इद्दत में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एक मुस्लिम वुमेन को परफॉर्म करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लॉ में अगर कोई चीज को फॉरबिडन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, तो उसको एक टर्म से हम लोग कहते हैं, यानी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हराम है। हम लोग सुनते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है या हराम है इस्लाम में, ठीक है। तो इद्दत के समय में मुस्लिम के लिए क्या क्या हराम है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला कि अपने आप को सजाना संवारना, ठीक है, ये तो हराम है। हराम जो है ब्यूटीफाइंग हर शेप और मेकअप्स, ये सब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत हराम है। दूसरा सिलिकॉन क्लोथ या गॉडी ड्रेसेस पहनना भी हराम है, ठीक है। और ऐसा कोई स्पेसिफाइड कलर भी नहीं मेंशन है कि आपको यही कलर पहनना है, ठीक है। गॉडी कलर भड़काऊ जो कलर होते हैं ऐसा नहीं पहना है, सिंपल ब्लैक व्हाइट एनी सच, मतलब कि कोई भी कलर पहनना है सुटेबल कलर होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि ब्लैक ही पहनना है या व्हाइट पहनना है। दूसरा कि अपने घर में ही रहना, लिव
कि बाहर बाहर जाना उतना नहीं है, ठीक है। अगर द बेसिक रिक्वायरमेंट अगर चाहिए तब मेडिकल इमरजेंसी है तभी बाहर निकलिए, तब तक जब तक हाउस में जो है फिजिशियन या फिर कोई का जुगाड़ नहीं हो सके, ठीक है, कोई नहीं आ सके। इस पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पीरियड है तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर पे ही रहिए। ये था हाउस को लीव नहीं करना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। मारने शोकनुमा पीरियड में, टू ऑब्लाइज माउर्न पीरियड में हस्बैंड के लिए प्रे करना, अल्लाह से, गॉड से प्रे करना उसकी खुशामदी के लिए, ये सब हम लोग का रूल्स है इद्दत के रिगार्डिंग। और उसके बाद क्या है कि मुस्लिम वुमेन को किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि चांद को नहीं देख सकते या मिरर को नहीं देख सकते, ऐसा कोई भी तरह का इस्लाम में तो रेस्ट्रिक्शन नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो ये रूल्स रिगार्डिंग इद्दत था जिसको हम लोग ने देख लिया, कुछ वैसा कम है नहीं। अब इम्पॉर्टेंट है कमेंसमेंट ऑफ द इदा या इद्दत पीरियड, ठीक है। कब से हम लोग कमेंस करेंगे, तो बोलता है द कमेंसमेंट जो पीरियड होगा इद्दत परफॉर्म करने का वो तब से होगा जब उसका हस्बैंड का डेथ हुआ है या फिर डाइवोर्स हुआ है। ऐसा पीरियड नहीं जहां पे उसको न्यूज मिला है कि उसके हस्बैंड डेथ कर गए। द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ इद्दत फ्रॉम द डेथ ऑफ हस्बैंड, यानी उसके डेट पे जिस दिन उसका हस्बैंड मरा है या फिर डाइवोर्स हुआ है उस डेट पे नहीं जिस दिन उसको इंफॉर्मेशन मिला है। फॉर एग्जांपल किसी महिला को के हस्बैंड का डेथ 8 तारीख को हुआ और उसको न्यूज मिला है 13 तारीख को, तो वो 13 तारीख से नहीं 8 तारीख से ही इद्दत का डेट कमेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस दिन इंफॉर्मेशन मिला उससे कोई मतलब नहीं है, उस जिस दिन वो घटना घटित हुई, डेथ हुआ या डाइवोर्स हुआ, उस दिन से हम लोग इद्दत का पीरियड को कमेंस करेंगे यानी मानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब क्या है कि क्या सिनेरियो बनता है। पहला कि अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, न्यूज नहीं मिलता है, ठीक है, कि उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है या फिर, तो वो जिस दिन उसको न्यूज मिलेगा, ठीक है, उस दिन से जितना रिमेनिंग डेज इद्दत का पीरियड का होगा, जितना भी सर्टेन पीरियड है उतना ही दिन परफॉर्म करेगी। और इन द केस जो है उसको इद्दत का पीरियड ऑलरेडी पास्ड हो गया, यानी जितना टाइम प्रिस्क्राइब्ड है इद्दत का पीरियड परफॉर्म करने के लिए वो पास हो गया, उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन मिला। इस केस में उसको इद्दत परफॉर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इद्दत परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। अगर बीच में मिलता है हस्बैंड के कुछ दिन, तो जितना दिन पास हो गया उसके बाद जितना रिमेनिंग डेज है उस पीरियड को हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत, क्या मेंटेनेंस के लिए लाइबल होगी वुमेन, तो बोलता है कि मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत जो है वो नहीं क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, फ्रॉम हर हस्बैंड। क्यों उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो है पीरियड ऑफ इद्दत। इसको मैंने एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू समझाने का कोशिश किया है जो कि आप लोग के लिए बहुत इजी होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। पीरियड ऑफ इद्दत हम लोग पहले वैलिड मैरिज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैलिड मैरिज में फिर डेथ के समय में कितना करना है, वैलिड मैरिज में डेथ में कितना परफॉर्म करना है, या डाइवोर्स होता है तो कितना परफॉर्म। तो बोलता है वैलिड मैरिज में अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड है, ठीक है, तो हम लोग डेथ अगर हो जाता है हस्बैंड का तो 4 महीना 10 दिन इद्दत परफॉर्म करना पड़ेगा। और वैलिड मैरिज में मैरिज कंज्यूमेटेड है और डाइवोर्स होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो 3 महीना इद्दत परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड अगर होता है तो इसमें भी 4 महीना 10 दिन करना होगा और इसमें कोई तरह का इद्दत को परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। अगर वैलिड मैरिज में वाइफ अगर प्रेग्नेंट है और हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो 4 महीना 10 दिन इद्दत परफॉर्म करना है या टिल डिलीवरी जो भी लॉन्गर होगा उसको परफॉर्म करना है। और डाइवोर्स के केस में टिल द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड आपको इद्दत परफॉर्म करना होगा, ठीक है। अब आता है इरेगुलर मैरिज में, अगर हस्बैंड का डेथ होता है या फिर डाइवोर्स होता है इसमें क्या इद्दत है। अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड है तो इद्दत परफॉर्म करना है 3 महीना, डाइवोर्स में भी 3 महीना। मैरिज अगर नॉट कॉन्ज्यूमेटेड है तो कोई इद्दत करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी कोई तरह की इद्दत करने की जरूरत नहीं है डाइवोर्स के केस में भी। अगर इरेगुलर मैरिज में वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो टिल द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और इसमें भी टिल द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, इन दिस केस दोनों डेथ और डाइवोर्स के केस में। अब आते हैं मूता मैरिज में, ठीक है। मूता मैरिज में क्या होता है, अगर मैरिज कंज्यूमेटेड है तो 4 महीना 10 दिन या और डाइवोर्स के केस में 2 महीना इद्दत परफॉर्म करना है।
वाइफ मैरिज अगर नॉट कंज्यूमेटेड है तो कोई तरह का इद्दत परफॉर्म नहीं करना है, इसमें भी कोई तरह का इद्दत नहीं परफॉर्म करना है। और मुता मैरिज में अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो टिल द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और टिल द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, इसको परफॉर्म करना है। तो ये था हमारा इद्दत से रिगार्डिंग सारा कंसेप्ट। तो अगर वीडियो पसंद आता है और अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमको अच्छा लगेगा कि आप लोग ने क्वेश्चन पूछा और मैं आंसर दे पाऊँ उसका। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।